हेलो एवरीवन, आई एम अनुराधा कश्यप अगेन विद यू। लास्ट चैप्टर में हमने जो लास्ट वीडियो थी हमारे, इसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था एंड आज जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम एक फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे उसके डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स पढ़े थे, लाइक पेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने बात की थी सेपल्स के बारे में, देन वी टॉक्ड अबाउट एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द एसेंशियल वर्ड and petals and sepals are the basically you can say they are accessory part, they are not as much essential for the reproduction. So when you are talking about sexual reproduction, then flower is the main reproductive organ of a plant for their sexual reproduction, right? तो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो हमने एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। एंड्रोशियम की डिफरेंट लेयर्स को हमने पढ़ा था। आउटर लेयर हमारे पास एपिडर्मिस थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एपिडर्मिस जो है जब वो थिक हो जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट व्हेन एपिडर्मिस जो है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब वो थिक हो जाती है तो आप उसको एक्सोथीशियम बोलने लग जाते हो। एंड उसके नीचे हमारे पास एक अनदर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के पास कैलोज की प्लगिंग होती है, थोड़ी सी थिकनिंग रहती है जिसको आप बोलते हो अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग, आप उसको बोल देते हो, राइट? उसके अलावा यहाँ पर स्टोमियम एक ऐसा पार्ट एंथर का जहाँ से एंथर को बर्स्ट होना होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ द हाइसेंस। एंड उस लाइन ऑफ द हाइसेंस पर जो आपकी एंडोथीशियम होती है वो क्या बना देती है, वो वहाँ पर बना देती है स्टोमियम सेल्स, जो बर्स्ट हो जाती हैं और जो मेच्योर पोलन ग्रेन होते हैं दे रिलीज आउट, राइट? उसके अलावा हमने पढ़ा था मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या होती है? दे आर बेसिकली अगेन प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड ये आपके न्यूट्रिशन में भी हेल्प करती हैं। एंड मिडल लेयर जो होती हैं वो मोर देन वन हो सकती हैं, यानी कि दे आर मल्टी लेयर्ड सेल्स, राइट? मल्टी लेयर्ड होती है मिडल लेयर की। बाद में हमने टेपिटम के बारे में बात की थी एंड टेपिटम जो होती है वो सबसे अंदर की लेयर होती है, दैट इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। उसका मेन काम क्या रहता है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू आपका पोलन ग्रेन बनवाएगा, दैट इज मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, उसको न्यूट्रिशन देने का काम रहता है आपके टैपिटम का। टैपिटम के कुछ फंक्शन हमने समझे थे। पहली बात तो ये आपके पास बाई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस आपके पास रहने वाला है, क्लियर? एंड जब हमने टैपिटम के फंक्शन की बात की थी तो पहला हमारे पास फंक्शन था कि एक एंजाइम बनवाती है जिसको हम बोलते हैं कैलेज। कैलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कैलोज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। एंड कैलोज कहाँ बनता है वो मैं आपको अभी आज थोड़ी देर में बताऊंगी। उसके अलावा इसका काम क्या रहता है? पोलन किट का फॉर्मेशन करवाता है। तीसरा इसका काम रहता है स्पोरोपोलिनिन बनवाना। स्पोरोपोलिनिन क्या है? बेसिकली स्पोरोपोलिनिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस जो आपके पास किसका बना हुआ होता है, ये एक ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है कैरेटिनॉइड का, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके पोलन ग्रेन को, यानी ये एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा आपके पोलन ग्रेन के लिए, ठीक है? उसके अलावा टैपिटम कुछ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन भी सिक्रीट करता है। ये प्रोटीन क्या करती हैं, जब पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पर आकर के गिरते हैं तो वहां पर एक मैच होता है, देयर इज अ डायलॉग बिटवीन पिस्टिल एंड योर एंथर और यू कैन सी पोलन ग्रेन। एक केमिस्ट्री फॉर्म होती है पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा के ऊपर। अगर वहां पर देयर इज कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, अगर वो मैच कर जाती हैं तो आपकी पोलन जो है, पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल में एंट्री कर जाती है, अदरवाइज नहीं करती है। मतलब वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा अगर देयर इज अ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन वो मैच कर गई है, ठीक है? एंड दीज कंपैटिबिलिटी प्रोटीन आर मेड बाय व्हाट? मेड बाय टैपिटम, ठीक है? उसके अंदर सबसे हमने देखा था स्पोरोजिनस टिश्यू आर प्रेजेंट। स्पोरोजिनस की जो सेल्स होती हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज है, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है वो हमेशा डेंस रहता है। एंड वहां पर ये, अगर हम इस टिश्यू की बात करें प्लॉइडी की, तो दैट इज योर डिप्लॉइड इन नेचर, यानी इसमें क्या रहते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। अब स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स जो है वही आगे आकर के क्या बनवाती है, पोलन ग्रेन बनवाती है। तो चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है मैंने लास्ट टाइम डिस्क्राइब कर दिया था ठीक है, अभी मैंने थोड़ा रिपीट भी कर दिया है। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या है हमारे पास? दिस इज आर स्पोरोजिनस टिश्यू। ये देखिए, ये हमारा क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। एंड इसकी प्लॉइडी की बात करते हैं तो ये टू एंड रहता है। ये ऐसा टिश्यू होता है जो मियोसिस दिखाता है। अब मियोसिस को लेके कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, मैं सिंपली बता देती हूँ। माइटोसिस क्या होता है? सपोज एक सेल है
और अगर ये सेल 2 में डिवाइड कर जाए, आफ्टर ग्रोथ, बड़े होने के बाद अगर ये सेल 2 में डिवाइड कर जाती है, एंड अगर ये सेल 2n थी और इसका जो प्रोडक्ट आया है दैट इज ऑल्सो 2n, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि आप यहाँ पर प्रोडक्ट क्या गेट कर रहे हो, इक्वेट, मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग का था वही हम आखिर में ऑब्टेन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। बट इससे हमें सिर्फ 2 ही सेल्स मिलते हैं, ठीक है। जिसको आप और क्या नाम दे सकते हो, इसको हम बोलते हैं माइटोसिस, इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। अब अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस में क्या होगा, सपोज आपके पास एक पेरेंट सेल है, इसमें डिवीजन हुई, डिवीजन के बाद आपको 2 सेल्स मिलती हैं, एंड ये जो पेरेंट सेल थी दैट इज योर 2n, और इसमें जो हुई मियोसिस 1 हुई। मियोसिस जो है वो 2 पार्ट में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज योर n, इसका मतलब आपको 2n से हाफ मिला है, इसीलिए मियोसिस को कंप्लीटली, मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब n में फर्दर मियोसिस 2 होगी, एक सेल में इसमें भी फिर से मियोसिस 2 होगी, तो फाइनली हमें 4 सेल्स मिलेंगी, एंड ऑल सेल्स विल बी ऑफ हैप्लॉइड, ठीक है। तो चारों सेल्स क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। दिस इज योर मियोसिस 2। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मियोसिस। मियोसिस में हमारे पास 2n से n आया है प्रोडक्ट, इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं मियोसिस की बात अब करूंगी तो मियोसिस का मतलब होगा मैंने शुरू किया है 2n से और जो मेरा प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज n। तो यहाँ पर भी हम कौन सी सेल्स लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है स्पोरोजिनस टिश्यू के साथ, ये देखिए यहाँ पर, दिस इज आवर स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू यानी वही सबसे अंदर था, जो हमारे पास क्या था, टैपिटम के अंदर प्रेजेंट था। अगर आपको ध्यान हो ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो ऑरेंज वाला है ये आपका टैपिटम है, और इसके अंदर जो भरा हुआ है दैट इज योर स्पोरोजिनस टिश्यू यानी 2n। यानी आपको इस 4 लोब के अंदर चार चार जगह पर क्या मिलने वाला है, स्पोरोजिनस टिश्यू मिलने वाला है। यही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है हमारे पास, इसमें से बहुत सारी सेल, मोस्ट ऑफ द सेल्स, स्पोरोजिनस टिश्यू की सारी सेल्स क्या है, 2n है। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऑल सेल्स आर 2n, राइट। अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सेल्स, इसी स्पोरोजिनस टिश्यू की बहुत सारी सेल्स क्या कर गई हैं, कन्वर्ट इनटू पीएमसी। नाउ व्हाट इज पीएमसी, पीएमसी इज योर पोलन मदर सेल। क्या हम इसको एमएमसी बोल सकते थे, हाँ हम इसको एमएमसी भी बोल सकते थे। एमएमसी का मतलब हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल भी हो सकता है। इसीलिए टू अवॉइड कंफ्यूजन हम इस पे फोकस रखते हैं पोलन मदर सेल, ताकि आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सको मेल और फीमेल में, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पेरेंट सेल क्या हो गई है, अब हमारे पास ये पेरेंट सेल जो है इसको हमने बोलना शुरू कर दिया है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वी कैन से इट पोलन मदर सेल, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ उसके बाद हम देखते हैं, रेड कलर, आई थिंक ये वाला कलर बेटर रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो थी ये आपके पास स्पोरोजिनस टिश्यू था, इसमें से बहुत सारी सेल्स क्या हो गई हैं, कन्वर्ट हो गई हैं। मैं सिर्फ एक सिंगल सेल को लेकर के चल रही हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आए। सपोज करो एक स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल को मैंने क्या बोलना शुरू कर दिया, पोलन मदर सेल, और मैं इसको कह सकती हूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी, 2n होगी। अब इसके अंदर हुई मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो आपको पता है मियोसिस 1 के बाद हमें मिली होंगी 2 सेल, मियोसिस 2 के बाद हमें मिली होंगी 4 सेल। तो ये 4 सेल आपको दिखाई दे रही हैं। ये 4 सेल अभी किसके साथ जुड़ी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई है वाया कैलोज थिकनिंग। अगर याद हो तो टैपिटम ने एक एंजाइम बनाया था कैलेज, कैलेज का काम क्या होता है, कैलोज को तोड़ना। यहाँ पर कैलोज की थिकनिंग की वजह से ये जो 4 सेल्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि टेट्राड है, इसका मतलब यहाँ पर जो प्लॉइडी लेवल है वो एन 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 4 टाइम्स एन करके 4n हो गया होगा, लेकिन नहीं।
आप किसी भी चीज की प्लॉइडी उसकी सिंगल रेफरेंस में लेकर के चल रहे हो, सिंगल सेल के रेफरेंस में ले रहे हो, इसीलिए अगर एक सिंगल सेल को इसके अंदर देखोगे तो उसकी प्लॉइडी एन है, तो इसीलिए टेट्राड की प्लॉइडी भी हमेशा एन होगी, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर हर एक सेल की प्लॉइडी क्या है, एन है, राइट। अब ये क्या है, पूरा आपकी कवर है पोलन ग्रेन की टेट्राड सेल्स जो आप बोल रहे हो बेसिकली, ये टेट्राड सेल्स जो है आपकी कैलोज जो है उसकी थिकनिंग से जुड़ी हुई है ना। वो आपका एंजाइम फंक्शन में आएगा जिसको आप बोलते हो कैलेज एंजाइम, जो कहाँ से आएगा, टैपिटम से आएगा, और वो इन चारों सेल्स को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, तो अब कैलोज की थिकनिंग को हटा दिया गया वाया कैलेज एंजाइम, और इसने आपको चार अलग अलग सेल्स दे दी हैं। इन चार सेल्स को आप क्या बोलोगे, फोर फंक्शनल माइक्रोस्पोर। ये आपके पास क्या है, टोटल चार माइक्रोस्पोर हैं। अब इनमें से भी फर्दर मैं एक आगे लेकर के जा रही हूँ जिसको मुझे मेल गैमेट बनाना है। अब सपोज मैंने एक सेल को, ये वाली सेल जो है मैंने इसको पिकअप कर लिया, आपके थोड़ी सी इसके लिए मैं इसको थोड़ा कलर अलग दे देती हूँ, सपोज मैं इसको ब्लैक कलर से अब डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं चार सेल्स जो थी उन चार पोलन ग्रेन बोल दो या चार माइक्रोस्पोर बोल दो, चारों की प्लॉइडी एन है, उनमें से मैंने सिंगल सेल को उठा लिया, बाकी भी सेम कर रहे होंगे बट हम एक के साथ ही चलेंगे आगे, ठीक है। तो अब इस सेल में हमने क्या किया, इस सेल को जब हमने थोड़ा सा देखा, बड़ा होने दिया, टाइम मैच्योर होने दिया, तो ये सेल ने ग्रो करना शुरू किया, और जब ये सेल ग्रो करती है तो इसके अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्यूलराइजेशन। इसी की वजह से सेल के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और सेल का साइज क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक। इसको हमने बोला वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ इस वैक्यूल के अंदर क्या होगा, ये देखो, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहाँ चला गया, पेरिफेरी पे चला गया है, वैक्यूल ने पूरे एरिया को कवर करना शुरू कर दिया है। अब इस पूरी सेल के अंदर ड्यू टू दिस न्यूक्लियस आपके पास एसिमेट्रिक स्पिंडल बनने शुरू होंगे। अब माइंड में आ रहा होगा कि एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहे हैं, तो जब हम स्पिंडल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सेल साइकिल से इसको अगर रिलेट करके देखोगे तो सेल साइकिल में एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होते हैं जिससे स्पिंडल बनते हैं, बट माइंड में क्या आएगा कि हमारे पास प्लांट में भी सेंट्रियोल होगा जिसकी वजह से स्पिंडल बना होगा, राइट। बट ऐसा नहीं है। जब आप प्लांट सेल की बात करते हो तो प्लांट सेल में नो सेंट्रियोल, ये चीज याद रखना कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते हैं, प्लांट सेल में नो सेंट्रियोल, प्लांट सेल डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेंट्रियोल। तो अब मैम अगर सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर कैसे बने, स्पिंडल फाइबर जब बनते हैं तो उसको बनाने के लिए प्लांट के पास देर इज अ वन स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं MTOC, मतलब माइक्रोट्यूबुलर माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि हमें पता है स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के। MT का मतलब हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए या ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोल लो, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या होते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं, और स्पिंडल जो बना आपके पास वो क्या था, वो आपका बनता है यहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल बने। एसिमेट्रिक स्पिंडल का क्या मतलब है, आपके पास मेटाफिजिक प्लेट जो है वो सेंटर में नहीं बन रही है, वो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे बन रही है, जिसकी वजह से एक स्पिंडल की लेंथ बड़ी हो जाती है एक साइड की और दूसरी साइड आपके पास कम हो जाती है स्पिंडल की लेंथ, ठीक है। तो हेयर यू कैन सी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। पहली बात तो अंदर वाली सेल में आपको मिल गए हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया है, राइट। ये देखो यहाँ पर ये आपके क्रोमोसोम अरेंज हो गए हैं मेटाफिजिक प्लेट पर, एंड एक स्पिंडल जो है वो बड़ा है, एक स्पिंडल छोटा है, ठीक। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आउटर साइड में एक लेयर मिलना शुरू हो गई है। ये लेयर जो है इसको हम बोलते हैं आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी इसका एक नाम है जिसको कहा जाता है एक्साइन, ठीक। तो अंदर वाली लेयर अब क्या हो गई है, इंटाइन, और बाहर वाली लेयर क्या हो गई है, एक्साइन। अब हमें पता है कि पोलन ग्रेन आर नॉट द मेल गैमेट, ये बात याद रखना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पोलन ग्रेन डिस्पर्सल हुए हैं मतलब मेल गैमेट डिस्पर्स हुए हैं, नहीं, मेल गैमेट डिस्पर्स नहीं हुए हैं।
मेल गैमेटोफाइट डिस्पर्स हुआ है और उस गैमेटोफाइट के अंदर आपके मेल गैमेट होंगे। इसका मतलब पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर आपको क्या मिल रहे हैं, मेल गैमेट्स मिल रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे आउटर लेयर को एक्साइन बोल रहे हैं, इनर लेयर को आप क्या बोलोगे, इंटाइन बोलोगे। यहां से ये बनना शुरू हो गई है एंड अंदर बन गए हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल। और जब स्पिंडल बन गए हैं तो मतलब साइटोकाइनेसिस भी होगी, यानी कि आपकी सेल्स भी डिवाइड करेंगी। तो आपके पास दो तरह की सेल्स आती हैं। एक सेल हो गई बड़े न्यूक्लियस वाली है, जिसको बोल सकते हो द सेल्स विच हैव मोर साइटोप्लाज्म, दैट इज योर वेजिटेटिव सेल, राइट। एंड ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, जिसको मैंने थोड़ा डार्क और इरेगुलर बनाया है। एंड छोटे वाली सेल को अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, स्मॉल इन साइज एंड स्पिंडल इन शेप। ये शेप में कैसी है, स्पिंडल है, ठीक। तो जेनरेटिव सेल जो नीचे वाली है, जो छोटे वाली है उसको बोलोगे जेनरेटिव सेल, जो बड़े वाली है उसको बोलोगे वेजिटेटिव सेल, ठीक। वेजिटेटिव सेल को ध्यान से देखते हैं तो ये साइज में लार्ज है, यहाँ पे देखो ये साइज में लार्ज है, इसका न्यूक्लियस भी क्या है, इरेगुलर है। एंड ये वेजिटेटिव सेल अपने अंदर क्या स्टोर करके रखती है, रिजर्व फूड, क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल मेल गैमेट नहीं बनाएगी। ये मेल गैमेट जो सेल बना रही है उसको रिजर्व फूड देगी, उसके उसको फूड प्रोवाइड करवाएगी, न्यूट्रिशन देगी। इसीलिए ये अपने पास बहुत सारा रिजर्व करके रख लेती है फूड। इसीलिए वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है एंड ये बहुत सारा रिजर्व फूड मेंटेन करके रखती है, ठीक है। एंड जो जेनरेटिव सेल होती है वो क्या होती है, स्पिंडल इन शेप होती है और इसके पास बहुत ही कम रिजर्व फूड होता है। और ये किसके साइटोप्लाज्म में घूमती है, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। आई होप इतना क्लियर है। ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करती है। अब यहाँ पर फिर से माइटोसिस होती है, फिर से माइटोसिस होगी तो आपके पास बड़े वाली सेल्स में नहीं होती, जो जनरेटिव सेल है, जो नीचे वाली सेल है, इसके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुई। देखो बाहर वाली लेयर रहेगी एज सच, जिसको हम एक्साइन बोल रहे हैं, और अंदर वाली लेयर है जिसको इंटाइन बोल रहे हैं। और जो जनरेटिव सेल थी उसके अंदर क्या हो गई है, जनरेटिव सेल ये थी, इसके अंदर क्या हो गई, माइटोसिस हो गई। जब माइटोसिस हुई तो एक सेल से दो सेल्स बन के आई, ठीक। इन सेल्स को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये जो बनकर, सॉरी, इनको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। यानी जो पोलन ग्रेन है दैट इज योर मेल गैमेटोफाइट, द स्ट्रक्चर विच बियर मेल गैमेट दैट इज मेल गैमेटोफाइट। यानी पोलन ग्रेन आर द मेल गैमेटोफाइट एंड उसके अंदर आपको दो क्या दिखाई दे रही हैं, सेल्स दिखाई दे रही हैं, जिनकी प्लॉइडी क्या है, एन है, क्योंकि ये माइटोसिस से बनी है। स्टार्टिंग भी हमारे पास एन था, आखिर में भी हमारे पास एन है। तो मतलब हमारे पास दो सेल्स मिल गई है हैप्लॉइड, जिनको जिनको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। देखो, एक आपको क्या दिख रहा है, इस सेल पे, इस स्टेज पर देखो। जब आप इस स्टेज पर देखते हो तो इस स्टेज पर आपको सिर्फ दो सेल्स दिखाई दे रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो इस सेल स्टेज पर आपके पोलन ग्रेन जो है वो बहुत सारे प्लांट में से रिलीज हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि ये पोलन ग्रेन जाकर के इसके परफेक्ट स्टिग्मा पर गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, इसीलिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करने, मतलब ताकि प्लांट बहुत ज्यादा अपना एनर्जी वेस्ट ना करे, इसलिए वो बहुत टाइम क्या करता है, अपने एंजियोस्पर्म 60% टाइम अगर हम बोले तो अपने पोलन ग्रेन को टू सेल स्टेज पर ही शेड करवा देता है। मतलब अभी उसके अंदर सिर्फ एक ही मेल गैमेट होता है, उसको वो तभी शेड करवा देता है। लेकिन जो 40% अगर एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो वो अपने पोलन ग्रेन को तब गिरवाते हैं या तब शेड करते हैं जब वो थ्री सेल स्टेज में होते हैं, मतलब उनकी जेनरेटिव सेल में माइटोसिस ऑलरेडी हो चुकी होती है एंड टू गैमेट्स ऑलरेडी बन चुके होते हैं। तो देखो ये रहा इन टाइम, एंड ये है आपके पास मेल गैमेट जिनकी प्लॉइडी एन है। ये है पूरी बड़े वाली सेल जिसको वेजिटेटिव सेल बोल रहे हो, ये छोटे वाली सेल से बने हैं जेनरेटिव सेल में दो जेनरेटिव सेल बोल दो, मेल गैमेट्स बोल दो, ठीक है। तो ये थ्री सेल स्टेज है, यहाँ पे तीन सेल दिख रही हैं, एक दो तीन। इस पे 40% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जो अपनी अपने पोलन को या पोलन ग्रेन्स को थ्री सेल स्टेज पर क्या करते हैं, शेड करवाते हैं। एंड 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जो अपनी जो
पोलन ग्रेन को 2 सेल स्टेज पर क्या करवाते हैं, शेड करवाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 60%, दिस इज नॉट विजिबल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास 60% एंजियोस्पर्म की बात करें तो कितने सेल स्टेज पर वो पोलन ग्रेन को शेड करते हैं, 2 सेल स्टेज पर। इसको लिख लेना अच्छे से, 2 सेल स्टेज। एंड अगर 40% एंजियोस्पर्म की बात करें तो कितने सेल स्टेज पर ये इसको शेड करवाते हैं, 3 सेल स्टेज, ठीक। और अगर पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन में एक तो हो गई इंटाइन, इसके बाहर हो गई एक्साइन। एक्साइन हर जगह लगभग लगभग इक्वल होती है, बट एक जगह नहीं होती है। जिस जगह पर एक्साइन नहीं होगी उसको बोलोगे जर्म पोर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंदर जो मेल गैमेट बने हैं, ये वाला मेल गैमेट, ये वाला मेल गैमेट और ये पूरी बड़ी सेल का न्यूक्लियस, तो ये जो 2 मेल गैमेट है इनको बाहर आना होता है। तो ये जहां से बाहर आएंगे, स्पोरोपोलिन वहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर स्पोरोपोलिन होगी तो वो वहां से नहीं हट पाएगी और पोलन ग्रेन अंदर ही रह जाएंगे, सॉरी, मेल गैमेट अंदर ही रह जाएंगे और वो बाहर नहीं आ सकेंगे, जिसकी वजह से कोई भी आगे फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर जर्म पोर होना चाहिए। अब देखते हैं कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर और वी कैन से साइज ऑफ पोलन ग्रेन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। पोलन ग्रेन की शेप की बात जब हम करते हैं तो पोलन ग्रेन की शेप कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी स्फेरिकल या फिर ओवल होनी चाहिए। 20 to 50 माइक्रोमीटर इसका क्या होना चाहिए, डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन शुड बी 20 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड अगर आप पूरी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो बाहर की स्ट्रक्चर, बाहर की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्साइन। दिस इज योर एक्साइन, ओके। आई एम यूजिंग हाईलाइटर राइट नाउ, तो वी आर यूजिंग येलो कलर हाईलाइटर, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बाहर की लेयर जो है ये क्या है, एक्साइन है। अंदर वाली लेयर, जो बाहर की लेयर है, इसको मैंने ऑरेंज कलर से डिनोट किया है। एंड ये कंप्लीट तो है, बट यहाँ पर आपको एक पोजीशन पर ये नहीं देखने को मिल रही है, बहुत कम मिलती है। इस एरिया को हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। उसके अलावा जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं इंटाइन। उसके अलावा अंदर एक और लेयर आपको दिख रही है विच इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि कोई भी सेल है तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्लियर। अब एक्साइन और इंटाइन दोनों लेयर को मिलाकर के आप बोलते हो स्पोरोडर्म। ये क्या है, पोलन ग्रेन की लेयर है, स्पोरोडर्म, क्लियर। अब देखो, इंटाइन की जब हम बात करते हैं, अंदर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर किसकी बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंदर वाली लेयर किसकी बनी हुई है। इंटाइन की जब बात करते हैं तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है इनर वाली लेयर, एंड ये प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आउटर लेयर दैट इज एक्साइन, तो एक्साइन भी प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर देर इज वन ओपनिंग विच इज नोन एज जर्म पोर। जर्म पोर वो एरिया है जहां से आपके जो गैमेट्स हैं, जो अंदर के गैमेट बने हुए हैं, मेल गैमेट, उनको बाहर आना है, ठीक है। तो दैट इज योर जर्म पोर विच इज द एरिया वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। आप स्पोरोपोलिनिन की बात करें तो ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। स्पोरोपोलिनिन जो होते हैं, they are most resistant organic matter known। आज तक जितने भी ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर पता लगाए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट कौन है आपके पास, आपका स्पोरोपोलिनिन। एंड क्यों है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स। इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स, क्लियर। अब ये तो इंपॉर्टेंट था। अब सपोज करो एक लाइन ऑफ डाइसेंस था, वहां पे स्ट्रोमियम सेल्स थी। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी पोलन ग्रेन आर रिलीज आउट। पोलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं, दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो 3 सेल स्टेज पर रिलीज हुए होंगे या फिर वो 2 सेल स्टेज पर रिलीज हुए होंगे। कॉमन क्या रहता है, 2 सेल स्टेज। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या प्रेफर करते हैं कि जब मेल गैमेट रिलीज होते हैं, मेल गैमेटोफाइट रिलीज होता है, मीन्स जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो वो हमेशा 2 सेल स्टेज पर ही हो। तो 60% एंजियोस्पर्म क्या प्रेफर करते हैं कि जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं वो आपकी 2 सेल स्टेज पर रिलीज हुए हों, ठीक है। एंड
40% एंजियोस्पर्म क्या प्रेफर करते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज पर रिलीज हुए हो जिसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। अब सपोज वो आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा के ऊपर पहुंच चुके हैं पोलन ग्रेन, राइट। अब उनकी वायबिलिटी हमें देखनी है कि कितने टाइम तक एक बार रिलीज होने के बाद पोलन ग्रेन दे कैन सर्वाइव। डिपेंड करता है किस प्लांट का पोलन ग्रेन है, उसी अकॉर्डिंग उसकी सर्वाइवनेस जो है वो भी मैटर करती है। तो अगर मैं बात करूं एबिलिटी ऑफ पोलन, पोलन जो है वो फट गए, बर्स्ट हो गए, आपके लाइन ऑफ द आई सेंस से बाहर आ गए हैं, एंड जब वो स्टिग्मा पर गिरेंगे उस टाइम तक और वहां पर जाकर के पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पोलन वाइएबिलिटी। ठीक है, ये हर प्लांट में वेरी कर सकती है। जैसे कि अगर हम मोनोकोट वीट और राइस की बात करते हैं, एनसीईआरटी लिखती है कि सीरियल्स जिसमें वीट, मेज, राइस ये सब आ जाता है, तो इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 30 मिनट तक सरवाइव करते हैं। मतलब ये 30 मिनट ऑन एन एवरेज ये 30 मिनट तक सरवाइव करेंगे। थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन 30 मिनट एवरेज है। इस टाइम तक इनको जाकर के अपने सुटेबल स्टिग्मा पर जाकर के इनको लैंड करना होता है, अदरवाइज वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे। एंड ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, व्हाट इज योर एनवायरमेंटल कंडीशंस, लाइक व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द प्रेशर कंडीशन, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी इन योर एनवायरमेंट, एंड उसके पास वेजिटेटिव सेल में कितना ज्यादा रिजर्व मटेरियल सेव है, उस चीज के ऊपर भी ये जो चीजें हैं डिपेंड करती हैं। अगर हम कुछ फैमिलीज की बात करें, सपोज वी आर टेकिंग लेग्यूमिनेसी फैमिली, वी आर टेकिंग सोलिनेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, तो इन सब में जो पोलन ग्रेन होता है वो कुछ महीनों तक भी सरवाइव कर जाता है। देर आर सेवरल मंथ वाइएबिलिटी पीरियड इन योर लेग्यूमिनेसी, सोलिनेसी एंड रोजेसी फैमिली। क्लियर? ओके। अब मैंने एक चीज कही थी कि स्पोरोपोलिनिन जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, बट व्हाट कम्स इन योर माइंड कि किस चीज से रेजिस्टेंट होता है, तो हाँ वो हमारे पास 3 चीजों से रेजिस्टेंट होता है। जैसे कि मैं बोल दूं, वो हमारे पास फिजिकल कंडीशंस जो होती हैं उनसे रेजिस्टेंट होता है, जैसे ना ज्यादा टेम्परेचर का उसके ऊपर इफेक्ट होता, ना ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट होता है, एंड केमिकली लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली से भी वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। बायोलॉजिकली फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ एंजाइम जो है वो भी उसके ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे एंजाइम चीजों को डिग्रेड कर देते हैं, बट यहाँ पर वो भी काम नहीं करते हैं। इसीलिए पोलन ग्रेन को आप बहुत पुराने पोलन ग्रेन भी देख सकते हो जो अब तक फॉसिल की फॉर्म में हमारे पास बचे हुए हैं। अगर हमने किसी पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखना है तो हम उसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हो आप, या फिर आप कह सकते हो अगर आपको पोलन ग्रेन की वाइएबिलिटी यू हैव टू इंक्रीज, यू वांट टू इंक्रीज द पोलन ग्रेन वाइएबिलिटी, तो आप एक टेक्निक फॉलो करते हो जिसको बोलते हो क्रायो प्रिजर्वेशन। इसके अंदर आप टेम्परेचर यूज करते हो -196 डिग्री सेल्सियस एट लिक्विड नाइट्रोजन। इस एरिया में आप उसको रखोगे और पोलन वाइएबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड वन थिंग कि पोलन वाइएबल है या नहीं, अगर स्टिग्मा के ऊपर वो चला गया, सपोज उसको 30 मिनट से ओवर हो ज्यादा हो गया और वो किसी व्हीट या राइस का पोलन ग्रेन था, तो यू वांट टू चेक द वाइएबिलिटी ऑफ दैट पोलन ग्रेन, राइट। तो आप क्या करते हो, एक वाइएबिलिटी टेस्ट करते हो। वो वाइएबिलिटी टेस्ट क्या होता है आपके पास, दैट वाइएबिलिटी टेस्ट इज योर ट्राइफिनाइल, देखिए ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, टीटीसी टेस्ट हम उसको बोलते हैं, दैट इज योर टेट्राफिनाइल ट्राइजोलियम क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो आपको मैंने साइज बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं वो सब बताया, पोलन ग्रेन बनता कहाँ है उसके बारे में हमने पढ़ा है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ पोलन, कहाँ कहाँ पर हम उसको यूजफुल यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ पोलन ग्रेन। ऐसा क्या है कि पोलन ग्रेन जो है वो कई बार हमारे लिए अच्छे भी नहीं होते। पोलन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो पोलन प्रोडक्ट जो होते हैं दे आर सोर्स ऑफ फैट्स एंड अमीनो एसिड्स एंड मोस्ट ऑफ द विटामिन। बहुत सारे विटामिन हो गए, फैट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, उनके लिए एक सोर्स की तरह ये काम करते हैं। ठीक, तो इसलिए बहुत सारे एथलीट हैं, बहुत सारे रेस कोर्सेज हैं जो जिनको ये दिया जाता है। अगर हम पोलन एलर्जी की बात करें तो अब हम ड्रॉबैक की बात करेंगे। पोलन एलर्जी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे नीमोफिलस प्लांट जो होते हैं वो पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं। नीमोफिलस प्लांट का क्या मतलब है, जो प्लांट पोलिनेशन के लिए विंड का यूज करते हैं, विंड एक्ट एज अ मीडियम फॉर द पोलिनेशन,
उनको हम बोलते हैं एनीमोफिलस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल योर चीनोपोडियम, फॉर एग्जाम्पल योर एमेरेंथस, योर पार्थीनियम। पार्थीनियम बेसिकली योर कैरेट ग्रास जो हमने एक्सपोर्ट की थी, या बेसिकली एक्सपोर्ट करते टाइम कोई चीज एक्सपोर्ट हम कर रहे थे, उसके साथ आ गई थी, वीट के साथ आ गई थी कैरेट ग्रास। वीट का जब हम बाहर से उसको मंगा रहे लेकर के आ रहे थे तब, ठीक है। तो पार्थेनियम इज अ कैरेट ग्रास, ये भी इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं, अगर वो एक बार कोई पर्सन इनहेल कर ले तो मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन जो होते हैं इससे एलर्जिक होते हैं, एलर्जिक कंडीशन से क्रिएट करते हैं, जैसे कि वाटरी आईज हो जाएंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। सिम्टम की बात करें तो वाटरी आईज हो जाना, रनी नोज होना, अस्थमा की कंडीशन, ब्रोंकाइटिस एंड हे फीवर, ये सारी क्या है, दीज ऑल आर द एलर्जिक सिम्टम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमोफिलस प्लांट से ही रिलीज होते हैं, ताकि बहुत लंबे डिस्टेंस तक वो जा सके। एंड इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो चीनोपोडियम, एमेरेंथस एंड पार्थेनियम, और यू कैन से कैरेट ग्रास, ठीक है। तो आई होप मेरे हिसाब से तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, मेल कंप्लीट हो गया है, मेल का जितना भी प्लांट पार्ट हमारे पास था। अब हम आगे बात करेंगे फीमेल पार्ट की, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीमेल से रिलेटेड सारी चीजें बताती हूँ। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे जितना भी हो गया वो एक बार पढ़ लिया जाए, ठीक है। ओके।